टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ प्रिपरेशन करते हैं टीईटी पीटी की शॉर्टकट टेक्निक के साथ, जो कि पेपर में टाइम सेविंग होती है। फैकल्टी मेंबर जो आपको पढ़ाते हैं वेल क्वालिफाइड हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज करनी है या फिर शॉर्टकट टेक्निक बेस्ड लेक्चर कोर्स करना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट या व्हाट्सअप कर सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स के लिए रैंक क्या रोल प्ले करती है। A positive number r is said to be the rank of the matrix A of order m by n if there is at least one minor of order r which is not equal to 0। अगर यहाँ पे कम से कम एक माइनर ऐसा एग्जिस्ट हो रहा है जो नॉन जीरो है, लेकिन सेकंड कंडीशन है कि द माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन r से बड़े जितने भी r से बड़े ऑर्डर के जितने भी माइनर हमारे पास हैं उनको सबको क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन आपने समझ ली है। अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि रैंक ऑफ ए को रो से डिनोट करते हैं, रो ऑफ ए यानी कि रैंक ऑफ ए, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, रैंक ऑफ ए। अब कुछ मैट्रिक्स हमने ली है और उनकी रैंक डिफाइन करी है जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हैं। उसमें सबसे पहले है आपकी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स की आपकी जो रैंक होगी वो जीरो डिफाइन होगी, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी नॉन जीरो माइनर नहीं निकाल पाएंगे। ऐसा माइनर नहीं निकाल पाएंगे जिसकी वैल्यू जीरो ना हो, सबकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आती है, तो वही सबसे बड़े ऑर्डर का माइनर है हमारे पास जिसकी वैल्यू आपके पास नॉन जीरो आती है, जो कि 1 आती है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन ये हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, इस वजह से। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास ऑर्डर एन की, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस बात ने क्या इंप्लाइज किया कि ये एन ऑर्डर का सबसे बड़ा माइनर हमारे पास आएगा, यही डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसकी की वैल्यू नॉन जीरो आएगी, तो हमारी रैंक कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी। नेक्स्ट वन देखिए। अब हमें ऐसी मैट्रिक्स लेनी है, ऐसी मैट्रिक्स लेनी है जिसकी सभी एंट्रीज सेम है। यहाँ पे देखिए सभी एंट्रीज हमारे पास क्या है, एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। अगर हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 3 3 3, इस तरीके से सभी एंट्रीज सेम है, नॉन जीरो है, तो आप क्या करेंगे, इसमें जो भी 3 ऑर्डर के माइनर लेंगे, यहाँ से 3 ऑर्डर का माइनर लेंगे, सभी जीरो आएंगे, क्योंकि सारे हमारे पास 2 2 रो या 2 कॉलम सेम आ जाएंगे या सभी एंट्री सेम आ जाएंगी। अगर आप 2 2 ऑर्डर के माइनर उठाओगे यहाँ से, तो सभी माइनर जीरो आएंगे। अब केवल एक ऑर्डर का माइनर बचेगा हमारे पास, जो कि हमारे पास नॉन जीरो होगा। इसलिए एक मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री बराबर हो और नॉन जीरो हो तो उसकी रैंक हमेशा 1 रहेगी। ये रिजल्ट आपके डायरेक्ट पेपर में आते हैं, इनको लर्न कीजिए। अगर एक मैट्रिक्स n बाई n ऑर्डर की है और उसकी रैंक हमारे पास n से छोटी है, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n ऑर्डर का जो मेरे पास माइनर आएगा उसकी वैल्यू जीरो आएगी। इसका मतलब क्या होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो आएगी। अब रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। मैट्रिक्स की आपको प्रॉपर्टी पता है कि हमारे पास जो माइनर आप निकालते हैं उसको अगर ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज ऑफ द डिटर्मिनेंट करते हैं, तो वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसमें किसी भी मैट्रिक्स की और उसके ट्रांसपोज में जो भी आपके पास, अगर आपने रैंक एक बार ढूंढ ली है तो ए की भी रैंक वही होगी और ये ट्रांसपोज की भी रैंक वही होगी। कारण हमने इसका बता दिया आपको, क्योंकि वहां पे जब माइनर आप निकालेंगे तो माइनर की वैल्यू और उसका ट्रांसपोज करेंगे, उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, यानी कि अगर वो नॉन जीरो है तो नॉन जीरो ही रहेगी, तो कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। तो रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। ये सब चीजें हैं जो डेफिनेशन से चल रही है, रैंक की डेफिनेशन से, कि हमें कम से कम एक माइनर मिलना चाहिए उस ऑर्डर का जिसको हम रैंक बोल रहे हैं, जो कि नॉन जीरो हो, और उससे बड़े ऑर्डर के सभी माइनर की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वन मोस्ट इंपोर्टेंट है, डबल टिक हमने लगाया इसके ऊपर इसी वजह से। अगर ए नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स है, इस बात पे ध्यान देंगे, नॉन जीरो है, और बी भी नॉन जीरो रो मैट्रिक्स है, तब रैंक ऑफ ए भी हमेशा 1 होगा। इसका हमने काउंटर का एग्जाम्पल ले लिया। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 2 4 2 3 6, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम से, 5 5 2 10, 5 3 15। अब यहाँ पे 2 ऑर्डर के जो माइनर बनेंगे बाय डेफिनेशन, इसको ले लीजिए पहले और दूसरे को आप, तो 10 2 20, 5 4 20, जीरो आ रहा है, हमें ढूंढना है नॉन जीरो। यहाँ पे जो मैक्सिमम सबसे बड़े आपके माइनर बनेंगे, देखिए ये आपके पास 3 रो है, 2 कॉलम है, तो जो माइनर आप बनाएंगे वो आप 2 ऑर्डर के बनाएंगे। सबसे बड़े माइनर 2 ऑर्डर के बनेंगे, 3 का बनेगा ही नहीं। आपने सेकंड और थर्ड को लिया, 60 - 60 जीरो। आपने फर्स्ट और थर्ड को लिया,
तो यहाँ पे 30 माइनस 30 बराबर 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि टू ऑर्डर के जितने भी माइनर हैं, अभी मैं जो डेफिनेशन है उसके बेस पे काम कर रहा हूं कि यहाँ पे जो भी माइनर हमारे पास आएंगे, टू ऑर्डर के सभी माइनर 0 आएंगे। अब हमारे पास केवल एक ऑर्डर का माइनर बच गया, अब उसको हम क्या ले लेंगे, 2 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो आप। तो 1 ऑर्डर का माइनर नॉट 0 है, तो इसलिए रैंक ऑफ ए भी आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। जनरलाइज प्रूव करना एक अलग चीज होती है, काउंटर एग्जाम्पल लेके समझना एक अलग चीज होती है। तो यहाँ से हमने आपको बता दिया, आप किसी भी रो नॉन जीरो रो और कॉलम मैट्रिक्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर ये 0 हो जाए, अगर कोई भी एक 0 हुआ इनमें से, देखिए अगर यहाँ 0 0 0 ले लेते हैं और यहाँ पे 2 5 ले लेते हैं, तो सारे एलिमेंट मेरे पास क्या आएंगे, जब आप इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये सारे एलिमेंट 0 आएंगे। और नल मैट्रिक्स की रैंक हमने आपको क्या बताई थी, 0 बताई थी। तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए भी आपके पास 0 हो जाएगी। तो ये रिजल्ट जो हमने आपको ऊपर टीच किया है, ये किसके लिए ट्रू है, नॉन जीरो रो और कॉलम मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के लिए ट्रू है। अब देखते हैं नेक्स्ट, रैंक ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नॉट बी 1। इसने कहा है कि किसी भी ऑर्डर की आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक कभी भी 1 नहीं होगी। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं कि ये 1 नहीं होगी, कि आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाई है 1 ऑर्डर की, वो आपके पास 0 हो गई नल मैट्रिक्स, तो इसकी रैंक कितनी हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो आपके पास एंट्रीज होती है मेन डायगोनल की, वो सब 0 होती है। आपने 2 ऑर्डर की बनाई, 0 0 1 -1। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये 2 ऑर्डर का माइनर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0, यहाँ से 0 और 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हमारे पास क्या लेना पड़ेगा इसको, यहाँ पे 2 ऑर्डर का एक माइनर आ गया जिसकी रैंक कितनी आ रही है, इसकी रैंक मैट्रिक्स की 2 आ रही है, इसकी रैंक आपके पास 0 आ रही है। अब आप 3/3 की लिख लीजिए। सबसे पहले आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एंट्रीज 0 0 0, फिर यहाँ 2 लिख लें, फिर माइनस का 2 ले लें, फिर 3 लिख लें, फिर माइनस का 3 लिख लें, फिर यहाँ माइनस का 4 लिख लें, फिर यहाँ 4 लिख लें। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। अब आप इसमें से देखिए 2/2, सबसे पहले 3/3 ऑर्डर की देखते हैं, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आएगी यहाँ पे। तो 3 ऑर्डर का जो मेरे पास यहाँ पे माइनर बन रहा है वो 0 बन रहा है। अब आप 2 ऑर्डर की देखते हैं तो यहाँ पे 2 ऑर्डर का एक माइनर आपको ऐसा मिल गया 0, और यहाँ पे प्लस का 4, ये क्या है, इस माइनर की वैल्यू क्या है, 4, जो कि नॉन जीरो है। तो रैंक कितनी हो गई इसकी, रैंक ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पे कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ भी रैंक 2 थी और यहाँ पे भी रैंक 2 है हमारे पास। इसी तरीके से आप कितने भी ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, तो आपको ये जैसा हमने माइनर यहाँ बनाया है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ऐसा माइनर आपको सब जगह दिखाई देगा। एक माइनर आपको ऐसा दिखाई देगा, बस इसमें शर्त ये है कि आपकी जो मैट्रिक्स है उसमें आपको जो भी माइनर मिलेगा तो कम से कम एक माइनर ऐसा मिल जाएगा जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। अगर ये सारे एलिमेंट यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 की एंट्री ये कर दे और यहाँ पे 0 की एंट्री कर दे, क्योंकि वो हमारे पास अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर सारी एंट्री हमने 0 कर दी तो नल मैट्रिक्स बन जाएगी, उसकी रैंक हमारे पास कितनी आएगी, 0 आएगी। क्योंकि जो नल मैट्रिक्स है वो अपने आप में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। तो इसलिए हमने, तो 1 तो कोई भी नहीं आएगा, हमेशा 2 तो कम से कम ये हमारे पास जनरेट होती रहेगी। तो 2 ऑर्डर का माइनर हमें क्या मिलेगा, नॉन जीरो मिलेगा। तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की रैंक कभी भी 1 नहीं होगी, 0 होगी या फिर 2 होगी। अब अगर आप 4 ऑर्डर पे काम करेंगे तो सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाएगी। हमने यहाँ इसको जनरलाइज किया है 1 ऑर्डर के लिए, 2 ऑर्डर के लिए, 3 ऑर्डर के लिए। हम ये देखना चाह रहे थे कि 1 ना हो कभी भी, बस बाकी और जो पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या रैंक हो सकती है इसमें, वो एक अलग चीज है। वो 4/4 पे काम करेंगे तब पता लगेगा। तो एग्जाम में आपके यहीं तक पूछा जाता है 1 2 3 ऑर्डर तक, बस ये पूछता है कि क्या नहीं हो सकती, तो 1 कभी भी नहीं होने की। अब नेक्स्ट देखिए, इफ फॉर AX इक्वल टू नल मैट्रिक्स A m/n की m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है और इस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, नॉन जीरो है। देखिए जब ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है तो उसको बोलते हैं जीरो सॉल्यूशन। 0 0 0 उसको हमेशा सेटिस्फाई करता है, चाहे हमारी मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर
ऑर्डर की हो, n बाई n ऑर्डर की हो या m बाई n ऑर्डर की हो। तो अगर मेरे पास नॉन जीरो, तो जब आप होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की स्टडी करते हैं तो नॉन जीरो सोल्यूशन के लिए हमारे पास रैंक ऑफ ए क्या आती है, लेस देन n आती है। अगर ये रैंक हमारे पास इक्वल टू n आती है तो केवल जीरो सोल्यूशन, जो ट्रिवियल सोल्यूशन है, वो एग्जिस्ट होता है। तो जब हमने आपको होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की स्टडी कराई थी तो वहाँ ये सब चीजें समझाई गई थी। नेक्स्ट देखिए, कोई मैट्रिक्स ए है m बाई n ऑर्डर की, तो रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ m एंड n। उसका कारण क्या है आपको ऊपर भी समझाया था हमने, जैसे इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है कि ये जो हमने आपको समझाया था कि यहाँ पे 3/2 ऑर्डर की, 3/2 ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स है, तो आप जो माइनर बनाएंगे वो मैक्सिमम 2 ऑर्डर का बना सकते हैं। तो इसलिए इनमें से किसके, जो भी इनमें से मिनिमम होगा m और n में से, उनमें से ही किसी के बराबर होगी या उससे छोटी होगी, क्योंकि जो बड़ा नंबर मेरे पास है उस ऑर्डर का तो माइनर बनेगा ही नहीं यहाँ पे। ये इसकी रीजनिंग है। अब आगे मूव करते हैं। अब देखिए कुछ स्पेशल रूल है जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। कि यहाँ पे पहला आपको दिया गया है रैंक ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। मतलब यहाँ पे क्या करेगा, ऑप्शन में ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएगा, इक्वल टू लगाएगा, लेस देन लगाएगा, इस तरीके से। आप एक मैट्रिक्स ले लीजिए ए 1 0 0 1, एक काउंटर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इसको, -1 0 0 -1। अब यहाँ पे जब आप ए प्लस बी निकालेंगे तो ये आपके पास नल मैट्रिक्स आ जाएगी। इसकी रैंक कितनी है, रैंक ऑफ ए प्लस बी आपके पास 0 हुई। रैंक ऑफ ए यहाँ पे 2 ऑर्डर का, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, तो हमारे पास जितने ऑर्डर की होती है उतने ऑर्डर का इतनी ही उसकी रैंक होती है। अब बी के रैंक निकालेंगे, 2 ऑर्डर का हमारे पास क्या बन रहा है, 2 ऑर्डर का एक माइनर बन रहा है जो कि हमारे पास नॉन जीरो है, तो ये भी रैंक कितनी हो गई, 2 हो गई। तो रैंक ऑफ ए प्लस बी 0 लेस देन इक्वल टू है 2 + 2 से। तो यहाँ पे इक्वलिटी की जो बात है, अगर केवल ये आपको ऑप्शन में देता है कि रैंक ऑफ ए प्लस बी बराबर होता है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी के, तो ये कंडीशन हमारी ऑलवेज ट्रू नहीं है। ये कंडीशन हमेशा ट्रू नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फेल हो गई है। अब अगर यहाँ पे आपको दे देता है साइन की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वो भी आपका क्या होगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा कि 0 बड़ा है किससे, 4 से, तो ये भी कैंसिल आउट होगा। इक्वलिटी हमेशा एग्जिस्ट नहीं करेगी, इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब देखिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल और लिख के दिखाया है कि इक्वलिटी कब होल्ड करेगी। यहाँ पे ए की रैंक कितनी है, 1 है। यहाँ पे बी की रैंक कितनी है, ये भी 1 है। कि 2 ऑर्डर का माइनर कितना है, 0, और 1 एक नंबर हमें ऐसा मिल गया जो कि हमारे पास क्या है, नॉन जीरो। अब अगर आप ए प्लस बी निकालते हैं तो काउंटर एग्जाम्पल के माध्यम से ये चीज हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है। अब इसकी रैंक कितनी है, रैंक ऑफ ए प्लस बी, ये रैंक हमारे पास कितनी आई, 2 आई। तो ये दोनों, इन दोनों का सम इसके बराबर आ गया। तो यहाँ पे इक्वलिटी जो होल्ड होती है, तो मैंने आपको समझा दिया इसमें कि इक्वलिटी वाले केस कहाँ पे डेवलप होंगे। वापस इस पर आते हैं अपनी प्रॉपर्टी पे कि यहाँ पे इक्वलिटी किस तरीके से होल्ड होती है, उसका काउंटर एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया, और लेस देन कैसे होती है उसका भी काउंटर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। अब रैंक ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी, ये फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से ही। अगर ए और बी ये महत्वपूर्ण है, इसको बोलते हैं सिल्वेस्टर लॉ। सिल्वेस्टर लॉ ऑफ रैंक, और एक ये प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी पेपर में आपके ज्यादा काम आती है। ये डेफिनेशन के बेस पे पूछी जाती है एग्जाम में, और ये क्वेश्चंस को करने के काम आती है दोनों। कि जो ए बी का प्रोडक्ट है, 2 मैट्रिक्स का हमने सम किया तब रैंक क्या आएगी, 2 मैट्रिक्स का हमने डिफरेंस निकाला तब रैंक की प्रॉपर्टी क्या आएगी, 2 मैट्रिक्स को आपने प्रोडक्ट किया तब क्या आएगी। तो रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू होता है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस पी। अब पी वो हमारे पास नंबर होता है जो दोनों का ही कॉमन होता है। इसके नंबर ऑफ रो और जो नंबर ऑफ कॉलम है इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो, वो नंबर आपको माइनस करना है। कई सारे क्वेश्चन आपके इससे निकलेंगे। अब रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगी उससे हमेशा कम आएगी। अब इनके प्रूफ जो स्टैंडर्ड हैं वो थोड़े से लेंथी है, इनको प्रॉपर्टी के बेस पे आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट के तरीके से लर्न करना है।
अब यहाँ पे रैंक को इक्लन फॉर्म से समझते हैं। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इन इक्लन फॉर्म। देखिए इक्लन फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर इक्लन फॉर्म में चेंज करते हैं तो यहाँ पे 1 बना लेते हैं, उसके एलिमेंट को 0 कर देते हैं। फिर यहाँ पे सेकंड एलिमेंट को या जहाँ भी अवेलेबल है नॉन जीरो एलिमेंट, वहाँ पे उसको 1 बनाएंगे और बाकी उसके एलिमेंट को सब जगह नीचे 0 बनाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास क्या होती है, नॉन जीरो रो ऊपर रहती है। हम उसको शफल भी कर सकते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। ऊपर आप ले जाएं जो नॉन जीरो रो है और जीरो रो को नीचे लाते रहें। तो ये जो आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट से पहले जो नंबर ऑफ जीरोस होती हैं वो आपकी बढ़ती चल जाती है, या आपकी इस तरीके से रहती है। तो इस तरीके से एक मैट्रिक्स आपको दिखाई देती है जिसपे नीचे जीरो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है और जीरो की संख्या बढ़ते हुए क्रम में होती है। बढ़ते का मतलब कहीं कहीं कांस्टेंट भी हो सकती है इसमें। अच्छा, इसमें आपकी जो कंडीशन आएगी बढ़ते हुए क्रम में ही आएगी। तो इसको बोलते हैं इक्लन फॉर्म। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इन द इक्लन फॉर्म इज इक्वल टू द नॉन जीरो रो। किसी भी मैट्रिक्स को रो ट्रांसफॉर्मेशन से आप इक्लन फॉर्म में चेंज करते हैं तो इक्लन फॉर्म में आपकी जितनी भी नॉन जीरो रो आएंगी वह आपकी वही हमारी मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी। तो इस मेथड का हम अधिकतर यूज करते हैं क्वेश्चन को सोल्व आउट करने में। इससे पहले मैंने जो आपके साथ सारा डिस्कशन किया है वो रैंक की जो डेफिनेशन है मेन, जहां से उसका जनरेशन हुआ है, ये तो उसके लिए एक टूल है कि इक्लन फॉर्म में मैट्रिक्स की जो रैंक है वो नॉन जीरो रो के बराबर होती है। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। रो रैंक, कुछ क्वेश्चन उस तरीके से होते हैं, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। रो रैंक ऑफ द ए इक्वल टू द कॉलम रैंक ऑफ द ए। आप ए की रो रैंक निकालो या कॉलम रैंक निकालो, यानी कि नॉन जीरो आप रो निकालो या नॉन जीरो कॉलम निकालो। नेक्स्ट वन देखिए कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स डज नॉट अल्टर्ड, डज नॉट चेंज बाय प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई विद ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मान लें किसी मैट्रिक्स की रैंक बी है हमारे पास, उसकी रैंक हमारे पास 2 है और आपके पास एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। आपने उससे प्री मल्टीप्लाई किया, पोस्ट मल्टीप्लाई किया, आपने ए बी लिखा, बी ए लिखा, तो दोनों क्या आएगी, ए बी लिखो या फिर बी ए लिखो। प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो मैट्रिक्स की जो रैंक है, बी की रैंक अगर 2 है तो 2 ही रहेगी। ये भी आपकी एक थ्योरम का पार्ट है। नेक्स्ट वन देखिए, ये सब आगे जो हमने लिखे हैं ये भी थ्योरम का पार्ट है। द स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने में काम आएंगी, डायरेक्टली याद करने हैं आपको। द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए एंड बी ऑफ ऑर्डर एन, देन रैंक ऑफ आई एन माइनस ए बी बराबर रैंक ऑफ आई एन माइनस बी ए, ये होता है। रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, ये पहले समझा चुके हैं। अब इसमें अगर हम ए की मल्टीप्लाई करते हैं तो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए, ये चारों चीजें आपकी क्या आती हैं, बराबर आती है। तो इनके बेस पे आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस पे जनरेट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इस तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन रैंक निकालनी है इसमें। ये आपके पास इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी गई है, तो इसमें हमने आपको बताया था कि इसकी रैंक 1 तो कभी नहीं होती, तो ये कैंसिल आउट हो गया। दूसरी, ये हमारे पास नल मैट्रिक्स नहीं है तो रैंक 0 भी नहीं होने की, तो रैंक 2 होगी या फिर 3 होगी। अब जो हमारे पास इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ओड ऑर्डर की, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होती है। इसको हम सीधा रिजल्ट की तरीके से याद करते हैं। तो रैंक हमारे पास 3 तो होगी नहीं, तो इसका मतलब रैंक हमारे पास 2 हो गई। और वैसे भी आप देख लीजिए कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास 0 है तो आपके पास 2/2 ऑर्डर का एक ये माइनर बनेगा, 0 माइनस आयटा आयटा 0। और जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो 0 माइनस का आयटा स्क्वायर इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें 2/2 ऑर्डर का एक माइनर ऐसा मिल गया जो कि नॉन जीरो है, और उससे बड़े ऑर्डर का जो माइनर है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। तो रैंक हमारे पास कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको रैंक पूछिए इस मैट्रिक्स की। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, रैंक की डेफिनेशन से लेके चलते हैं। यहाँ पे आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, इसको ए मान लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि 2 रो इसकी क्या है, सेम है। तो यहाँ सेम है तो 0 आएगा, तो इसकी रैंक 3 तो होने की नहीं। अब ये हमारे पास क्या है कि यहाँ पे 1 1 1 है, ये नल मैट्रिक्स तो है नहीं, तो इसकी रैंक 0 भी नहीं होने की, तो रैंक 1 होगी या फिर 2 होगी। अब आपने 2 ऑर्डर के माइनर देखिए, सब जो माइनर बनेंगे सिमेट्रिक बनेंगे, एक दूसरे का मल्टीप्लायर है। फर्स्ट से सेकंड रो और थर्ड रो ये मल्टीप्लायर हैं, तो जो भी आप माइनर लोगे सब क्या आएंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आएंगे। तो सारे माइनर 2 ऑर्डर के, एवरी माइनर
मैं डेफिनेशन से चल रहा हूँ, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इक्वल टू 0, तो केवल रैंक इसकी क्या बनी, 1 बनी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब इसको हम इक्विवेलेंट फॉर्म से भी देख लेते हैं, इसको हम 0 1 1 1 और यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं R2 टेंडिंग टू R2 माइनस AR1, तो ये सब 0 हो जाएगा, और R3 में लगाते हैं R3 टेंडिंग टू R3 माइनस A क्यूब R1, तो ये भी 0 0 0 हो जाएगा। तो 0 हमारे पास क्या हुई, यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 है, तो इसकी रैंक कितनी हो गई, 1 होगी। इस तरीके से भी इसका मतलब यह कि ये जो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस आती है, या तो ये बढ़ते हुए क्रम में आती है या फिर हमारे पास ये इक्वल भी हो सकती है। पहले मैंने इसको बढ़ते हुए क्रम में बताया था, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लीजिए, तो ये हमारे पास बढ़ते हुए क्रम में भी आती है और जीरो बराबर भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका नेट में जून 2019 में पूछा गया। केवल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपसे क्या पूछी गई, रैंक निकालनी है इस मैट्रिक्स की, ठीक है। 5x5 की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे हम वो कंसेप्ट तो लगा नहीं पाएंगे जो हमने डेफिनेशन वाला लगाया था, वो 3x3 तक के लिए ही काम करता है, क्योंकि 4x4 में जब हम जाते हैं मैट्रिक्स में, तो हमारे पास माइनर या डिटरमिनेंट निकालने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है। तो आप सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में, ये क्वेश्चन आपका होगा इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म बड़ी मैट्रिक्स के लिए बनाई गई थी, तो यहाँ पे 1 1 1 1, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R1, फिर R3 में से R1 माइनस करेंगे, क्योंकि हमें 1 के नीचे क्या बनाना है, यहाँ पे 0 बनानी है, जनरल प्रोसेस है। फिर R3 टेंडिंग टू यहाँ पे R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, और R4 टेंडिंग टू R4 माइनस R1, फिर R5 टेंडिंग टू R5 माइनस R1। अब क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 बनेगा, 2 माइनस 1 1, फिर 1 फिर 1 फिर 1, और यहाँ पे आपका 0 बनेगा, फिर 1 बनेगा, फिर 3 माइनस 1 2 2 2, फिर यहाँ पे 0 बनेगा, फिर यहाँ पे 1 बनेगा, फिर यहाँ पे 2 बनेगा, फिर 4 माइनस 1 3 3 बनेगा, फिर यहाँ पे 0 बनेगा, 2 माइनस 1 1, और 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3, और 5 माइनस 1 4 यहाँ बनेगा। अब यहाँ पे आपका 1 बन गया, अब यहाँ पे 0 बनाते हैं इसको, ऐसे ही मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है इसका। 1 को 5 बार लिख लीजिए। अब यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई होगी, आपके पास अब R2 वाला एलिमेंट है, तो R3 पे शुरू करेंगे, R3 टेंडिंग टू R3 माइनस R2, फिर R4 पे ये कंडीशन R4 माइनस R2, और R5 पे ये कंडीशन R4 माइनस R2। तो यहाँ पे देखिए, तो कि देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पे R3 का तो सही है, R3 माइनस R2, फिर R4 में से R3 माइनस किया, R5 में से R4 माइनस किया। ऐसे क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे आपको ये दोनों नंबर सेम मिल रहे हैं, तो ये साइमल्टेनियसली 0 बन जाएगी। अगर हम सिर्फ R1 को ही घटाएंगे इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 1 बनते रहेंगे, थोड़ा प्रोसेस लेंथी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या बन गई, इक्विवेलेंट फॉर्म बन गई, और यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जो बनेंगी आपके पास, वो आपके पास 5 बनेगी, तो जो मैट्रिक्स की रैंक आएगी वो आपकी 5 हो जाएगी। तो ये करेक्ट आंसर हुआ। अब यहाँ पे जो हमने ऑपरेशन लगाए थे R3 वाले, यहाँ पे अगर आप थोड़ा मॉडिफिकेशन करें, आप देख लीजिए करके, R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R1, ये बात तो ठीक है। अब जब आप R3 पे आएंगे, तो R3 में से R2 माइनस कीजिए, R4 पे जब आप आएंगे तो R4 में से R3 माइनस कीजिए, और जब आप R5 पे आएंगे तो R5 में से R4 माइनस कीजिए। तो देखिए कि अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन होता है इस स्टेप में, तो हम देख लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल सिस्टम ये सही बैठा है कि अगर हमने ये चीज अडॉप्ट करी है, हर रो में से पहले वाली टर्म को हमने क्या किया, माइनस किया, तो सीधे ही हमारे पास क्या बन गई है, 5 ऑर्डर की 5 नॉन जीरो रो आ गई है। तो एक ही स्टेप में हमारा काम हो गया। यहाँ हमने स्टेप में ये काम, यहाँ पे 0 बनाने के लिए ये काम हमने थोड़ा ध्यान देते, तो यही चीज माइंड में ऑपरेट हो जाती। तो एग्जाम में यही टाइम टेकिंग होता है और यही पे जल्दी सोल्व हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करें, आपका आंसर जल्दी आएगा। क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं था, लेकिन केवल ये था कि 5/5 में ऑपरेशन किस तरीके से लगाए जाए। अगर आप बार बार यही लगाते रहेंगे ऑपरेशन 1 को 0 करने वाले, जो जनरल अप्रोच है कि यहाँ 1 आया तो आपने सब नीचे के 0 बनाए, फिर यहाँ 1 बनाया तो यहाँ मैंने पहले 0 बनाने की कोशिश की थी, तो उससे लेंथी हो रहा है, तब हम सेकंड ऑप्शन पे गए।
तो आज का लेक्चर आपका यही समाप्त होता है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक्स।